हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आप सभी के सामने एनसीईआरटी ज्योग्राफी 9th क्लास की श्रृंखला को लेकर फिर से उपस्थित हुआ हूं। तो आइए देखते हैं हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा और आगे हम क्या पढ़ेंगे। आइए हम एनसीईआरटी क्लास 9th ज्योग्राफी का चैप्टर 3 पार्ट उसका तीसरा वीडियो है आपका अपवाह तंत्र पढ़ रहे हैं। तो हमने इसके सबसे पहले 2 वीडियो बना चुके हैं। आप लोग डायरेक्ट इसे न देख के सबसे पहला वीडियो फिर दूसरा वीडियो सीरियल से देखेंगे तो आप लोग को ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों। अब जैसे इस वीडियो में हम जो पढ़ाएंगे उसके पहले हमने 2 वीडियो में जो पढ़ाया है उसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले वीडियो में हमने बताया कि अपवाह तंत्र क्या है, भारत का अपवाह तंत्र क्या है। फिर अपवाह तंत्र को 2 भागों में बांटा, एक उत्तर का एक दक्षिण का। उत्तर के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। फिर उसके बाद उतने पे वो बंद हो गया। फिर दूसरे वीडियो में हमने सिंधु नदी का उद्गम कहाँ से निकलती, कैसे गिरती है, पढ़ के भी बताया और मैप के माध्यम से भी हमने पूरा बताया। और सिंधु की सहायक नदियां भी बताई। जो सहायक नदियां उत्तर से मिलती हैं उनके बारे में भी बताया। जो सहायक नदियां जो बाएं तट से आके मिलती हैं उनके बारे में भी बताया। सिंधु नदी में जो नदियां दाएं तट से भी मिलती हैं उनके बारे में बताया। लेकिन जो नदियां दाएं तट से आके मिलती है वो भारत से उनका उद्गम स्थल नहीं है, तो इसलिए उसको हम नहीं पढ़ेंगे। जो नदियां भारत से निकलती हैं और सिंधु नदी के कहाँ पे, सिंधु नदी के बाएं तट पे जाके जितनी भी नदियां मिलती हैं 5 सहायक नदियां, उन सहायक नदियों के बारे में पढ़ेंगे एक एक करके। तो 5 सहायक नदियां हैं क्या। सबसे पहली है झेलम, उसके बाद चेनाब, फिर रावी, फिर व्यास, फिर सतलज। ये 5 प्रमुख नदियां हैं जो सिंधु नदी में हम ऐसे अगर खड़े होंगे तो बाएं तट से आके मिलती हैं। इन 5 नदियों को क्रम के हिसाब से एक एक करके हम अभी आज पढ़ेंगे कि ये निकलती कहाँ पे है और मिलती कहाँ पे है, इनका उद्गम स्रोत कहाँ पे है और किस नदी की क्या थोड़ी सी विशेषता है। तो ठीक है, आइए दोस्तों देर न करते हुए हम लोग चलते हैं और अपने आगे का प्रोसेस शुरू करते हैं। हाँ, जब ये खत्म हो जाएगा तो हम आपको पढ़ाएंगे इसके बाद गंगा नदी तंत्र। तो फिर गंगा नदी में बाएं तट से आके मिलने वाली नदियां, गंगा में दाएं तट से मिलने वाली नदियों के बारे में एक एक में डिटेल से बताएंगे। तो सबसे पहली नदी अगर इसमें पढ़ेंगे कोई है अगर मिलती है तो वो झेलम नदी है। कौन सी नदी है दोस्तों, झेलम नदी है। झेलम नदी, तो झेलम नदी जो है इसकी सबसे पहली विशेषता क्या है, यह सिंधु की सहायक नदी है। किसकी सहायक नदी है, ये है सिंधु की सहायक नदी है। झेलम नदी क्या है, यह सिंधु की सहायक नदी है, या ये कह सकते हैं कि यह सिंधु की एक प्रमुख सहायक नदी है। ठीक है। इसका उद्गम स्थल कहाँ है, इसका उद्गम स्थल कश्मीर घाटी है। इसका उद्गम स्थल कश्मीर घाटी के, या कश्मीर घाटी में लिख लें, कश्मीर घाटी में। ठीक है दोस्तों, इसका उद्गम स्थल आप लिख लें कश्मीर घाटी में। कहां पे, तो कश्मीर घाटी में इसका उद्गम स्थल है वेरीनाग के निकट शेषनाग झरने से। कहां पे, वेरी नाग के निकट शेष नाग झरने से है। ठीक है, तो इसका उद्गम स्थल कहां पे है, ये मैप में देखिए, ये आपकी झेलम नदी है, ये यहीं पे, ये आपका बेरीनाग है झील और ये है शेषनाग झील। तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है, कश्मीर घाटी में। कश्मीर घाटी में कहा, कश्मीर घाटी के पास कहा, बेरीनाग झील के निकट। कहाँ पे, शेषनाग झरने से ये नदी निकलती है। शेषनाग झरने से जब ये नदी दोस्तों निकलती है तो आगे चल के श्रीनगर में बहती है। कहाँ बहती है दोस्तों,
श्रीनगर में बहती है। श्रीनगर में बहते हुए आगे बुलर झील में जाके मिलती है। बुलर झील से आगे जब बढ़ती है तो पाकिस्तान में आती है और चेनाब नदी में मिल जाती है दोस्तों। ठीक है ना। तो ये कहां कहां से बहती है, ये कहां कहां से होकर, यह नदी श्रीनगर में, यह नदी श्रीनगर में बुलर झील से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। ठीक है, ये इस नदी की मुख्य विशेषता है। ठीक है दोस्तों। और एक सबसे बड़ी बात यह है, जैसे झेलम नदी तो स्वयं सिंधु की सहायक नदी है, लेकिन ये बहुत ही फेमस नदी है, तो इसकी भी कोई सहायक नदी हो सकती है, तो किशन गंगा इसकी सबसे बड़ी सहायक नदी है। अगला पॉइंट क्या है, एक नदी है किशन गंगा, किशन गंगा नदी झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदी है। ठीक है दोस्तों, ये इसके कुछ मुख्य बिंदु हो गए। आइए इसको एक बार फिर से देख लेते हैं। सिंधु नदी क्या है, ये एक बहुत बड़ी सिंधु नदी है। इसकी 5 सहायक नदियां झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज। तो उनमें से सबसे पहली नदी आपकी क्या है, झेलम नदी। झेलम नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है, झेलम नदी कश्मीर घाटी में बेरीनाग, कश्मीर घाटी में बेरीनाग के निकट शेषनाग झरने से निकलती है, जो यहां से बहते हुए कहां पे श्रीनगर घाटी में प्रवेश करती है। श्रीनगर में ये बुलर झील में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और पाकिस्तान में प्रवेश करके आगे आके चेनाब नदी में मिल जाती है। ठीक है, ये तो इसका मुख्य मार्ग हो गया पहले का। ठीक है, और इसी तरीके से जब ये आगे जाएगी तो इसमें रावी, प्यास, सतलज सब नदियां मिल जाएगी। लास्ट में मिठानकोट में जाके कहाँ पे, सिंध में मिल जाएगी और इसकी संयुक्त धारा सिंध और जाके अरब सागर में गिर जाएगी। ठीक है ना। तो और इसकी क्या सबसे खास बात है, ये सिंधु की सहायक नदी है, सहायक नहीं प्रमुख सहायक नदियों में से एक है। आगे ये क्या है, यह नदी श्रीनगर में बुलर झील से बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है, मैंने आपको लिख ही दिया। मेन फैक्ट इसका क्या है, किशन गंगा नदी जो है झेलम की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। यहां से इतने प्रश्न पूछे जा सकते हैं। यहां से एक प्रश्न और बनता है, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा कि पीर पांजाल घाटी में बहती है ये नदी। भारत में कहां बहती है, पीर पांजाल घाटी में। ठीक है, तो ये भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। झेलम के बाद दूसरी सहायक नदी सिंधु की कौन सी है दोस्तों, वो सहायक नदी है चिनाब। आइए चिनाब के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जो चिनाब नदी है ये सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, अगली सेकंड नंबर पे जो सहायक नदी है, कहीं पे चेनाब रहता है, कहीं पे चिनाब रहता है। ठीक है, हाँ झेलम के बारे में एक चीज बताना हम आपको भूल गए थे। जो ये झेलम नदी है, इसका एक अन्य नाम वितस्ता है। क्या है, वितस्ता। हमारे पुराणों में इसका वर्णन वितस्ता के नाम से, ये आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जो चेनाब नदी है उसका हमारे पुराणों में नाम या प्राचीन काल में नाम अस्किनी है। क्या नाम है इसका, चिनाब या अस्किनी नदी। ठीक है, इस नदी की सबसे प्रमुख विशेषता क्या है, ये नदी जो है सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। क्या है, यह नदी सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी
है। तो चेनाब नदी में सबसे बड़ी बात क्या निकल के आई, जो ये चेनाब नदी है देखो कैसे निकल रही है, ऐसे ऐसे घूम के घूम के घूम के घूम के घूम के ये इसमें आके मिल गई, फिर ऐसे जाके इसी में सारी धारा यहाँ। तो जो चेनाब नदी है ये सिंधु की सबसे लंबी सहायक नदी है। ठीक है, पहला तथ्य तो ये हो गया। और जो ये चेनाब नदी है ये दो धारा से मिलकर बनी है। एक है चंद्र प्लस भागा। ये चंद्र और प्लस भागा दो सरिताएं हैं। क्या है दोस्तों, सरिताएं, यानी कि जल का स्रोत। जैसे दो धाराएं पानी की बह रही हैं, एक का नाम है चंद्र और एक का नाम है भागा, दो सरिताएं, दोनों को जब मिली तो दोनों क्या बनी, चेनाब। दोनों क्या बनी, चेनाब। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। चंद्र और भागा नाम की दो सरिताओं से मिल कर चेनाब नदी बनती है। दो धाराओं से चेनाब नदी बनती है। अब ये जो चेनाब नदी दोस्तों बनती है, ठीक है, ये जो चेनाब नदी दोस्तों बनती है, इस चेनाब नदी कहीं से तो निकली होगी। तो ये कहां से निकलती है, ये निकलती है हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट से। कहां से, हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट टांडी से। तो मुख्य रूप से अगर पूछा जाएगा पेपर में कि चेनाब नदी का उद्गम स्थल कहां पे है, तो हम मुख्य रूप से बताएंगे कि चेनाब नदी का उद्गम स्थल हिमाचल प्रदेश से है। किन दो धाराओं से मिलकर चेनाब नदी बनी है, तो एक धारा आपकी चंद्र हो गई, दूसरी धारा आपकी भागा हो गई। दो सरिताएं निकलती हैं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट टांडी से, उन्हीं से किसका निर्माण होता है, चंद्र और भागा नामक दो धाराओं से। उससे क्या बनती है, आपकी चेनाब नदी। ठीक है दोस्तों, वैसे तो इसमें कुछ विशेष बताने के लिए और बचा नहीं है। अगली नदी आपकी आ जाती है रावी नदी। ठीक है, जिसको हम लोग इरावती या पारूशी नदी बोलते हैं। ठीक है, इसके बारे में हो गया। मैप में आपको दिखाई दे रहा होगा, ये चेनाब नदी है। इसके पहले यहाँ पे दो धारा आके मिलती है, एक चंद्र और भागा, फिर आगे चल के ऐसे बहते हुए चली आती है। ठीक है दोस्तों, आइए अब हम तीसरी नदी की तरफ बढ़ते हैं। पहला झेलम हो गया, दूसरा चेनाब हो गया, तीसरी रावी नदी, जिसको इरावती या पारूसी नदी भी कहते हैं। तो रावी नदी, तीसरी नदी हो गई रावी या पारूशी या इरावती नदी। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में पढ़ते हैं। इस नदी के अभी एक टर्म कॉमन है जो पांचों नदियों में, ये भी सिंधु की सहायक नदियों में से एक है। ठीक है, ये कहां से निकलती है, ये नदी निकलती है हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी। कहां से दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी या पहाड़ी में स्थित रोहितांग दर्रे से। कहां से, हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी में स्थित रोहितांग दर्रे से। ठीक है दोस्तों, बेसिकली पूछेगा कहां से निकलती, तो आप बता दो हिमाचल प्रदेश से। लेकिन बहुत डिटेल में पूछेगा तो कुल्लू घाटी के पश्चिम में क्या स्थित है, रोहितांग दर्रा, वहां से नदी निकलती है। ठीक है, और कहां से बहती है, चंबा घाटी से होकर बहती है, पाकिस्तान में प्रवेश करती है। और कहां से, चंबा घाटी
से बहते हुए, ऐसे हम लिख दे रहे हैं पाक मतलब पाकिस्तान, पाकिस्तान में बहती है। एनसीईआरटी के हिसाब से जो मैं बता रहा हूं एकदम परफेक्ट है, इससे आगे कुछ भी नहीं है। हाँ, इसमें एक चीज और पूछ सकता है, ये किन पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है? ये कहां से? पीर पांजाल व धौलाधर धौलाधर सीढ़ियों से होकर बहती है। तो प्रश्न इसमें यह आ सकता है, मेन जो है ये वाला टॉपिक, ये कि रावी नदी जो है किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य से होकर गुजरती है? तो पीर पांजाल और धौलाधर श्रेणियों के मध्य से होकर बहती है। आखिर में चंबा घाटी में बहती हुई पाकिस्तान में प्रवेश करती है और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू घाटी के पश्चिम में स्थित रोहतांग दर्रे से ये निकलती है। ये आप देखिए, झेलम चिनाब ये आपका रावी हो गया, झेलम चिनाब ये आपका रावी हो गया, रावी निकली जाके आगे इसी में मिल गई यहाँ पे, ठीक है, और जाके ऐसे मुख्य धारा के रूप में बह गई। चौथी नदी आपकी जो है वो ब्यास है। क्या है? ब्यास है, जो कहां से निकलती है? ब्यास कुंड से निकलती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद मुख्य नदी सतलज नदी आ जाएगी। बस उसके बाद ये आपका टॉपिक निपट जाएगा। फिर हम बढ़ेंगे गंगा नदी तंत्र की तरफ। अगला आपका है व्यास नदी या विपाशा नदी। चौथी नदी आपकी है व्यास या ब्रैकेट में विपाशा नदी। ठीक है दोस्तों, ये नदी कहां से निकलती है दोस्तों? ये नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट से, यह नदी भी हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। इसमें बस एक लाइन पर्याप्त है। व्यास नदी कहां से निकलती है दोस्तों? व्यास नदी भारत में निकलती। पांचों नदियों में सिर्फ व्यास नदी ही एक ऐसी नदी है दोस्तों जो भारत से निकलती है और भारत में ही, भारत की किसी नदी में मिल जाती है, जो अन्य नदियों में नहीं मिलती है। बाकी जितनी भी नदियां ये पढ़े, सिंधु और उसकी सहायक नदी, ये भारत में निकलती हैं और सब जाके पाकिस्तान में मिलती है। लेकिन सिंधु की सहायक नदियों में एकमात्र नदी ऐसी है व्यास नदी जो भारत में निकलती है और भारत में ही सतलज नदी में मिल जाती है दोस्तों। ठीक है, क्या लिखा है? यह नदी भी हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है और आगे चल के कहा सतलज में मिल जाती है और फिर आगे यहाँ से आके मिल जाती है। ठीक है, ये हो गया। अब आगे चलते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट सतलज या सतुद्री नदी। इसे हम पूर्ववर्ती नदी भी कहते हैं। इसका मतलब ये है कि प्राचीन काल में जिस मार्ग में बह रही थी ये नदी आज भी उपस्थित है और उसी मार्ग में बह रही है। आइए चलिए देखते हैं दोस्तों, सतलज या सतुद्री नदी पांचवी और आखिरी नदी है। सतलज या सतुद्री नदी, ठीक है, यह हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है, यह नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। ठीक है दोस्तों, यह नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है जो कहां से निकलती है? जो तिब्बत में स्थित, तिब्बत में स्थित, आगे
मान सरोवर, मान सरोवर झील के निकट, कहां पे? मानसरोवर झील के निकट राकस ताल से निकलती है। कहां से? राकस ताल से निकलती है। ठीक है, ये देखो, ये आपका तिब्बत है, ये आपकी सिंधु नदी है, और ये आपकी निकली है सतलज नदी। ठीक है, यहाँ पे मानसरोवर है आपका कैलाश पर्वत श्रेणी के पास। मानसरोवर में, तिब्बत के मानसरोवर में राकस ताल से ये नदी आपकी निकलती है। यहाँ पे लिख लेते हैं राकस ताल, राकस ताल। मानसरोवर राकस ताल से निकलती है, फिर भारत में दर्रे से प्रवेश करती है, फिर आगे पंजाब, हरियाणा, पंजाब, उत्तराखंड से होते हुए फिर आगे बढ़ती है, भारत को फिर क्रॉस करती है, और अन्य पांचों नदियां इसमें आके मिलती है। फिर मिठानकोट में सिंधु नदी से मिलती है, फिर इसकी संयुक्त धारा सिंधु नदी की धारा कहलाती है, फिर आगे चल के अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है दोस्तों, मेन इसमें इतना ही था, और इसमें कुछ विशेष था नहीं। ठीक है, और वैसे इस नदी के बारे में बता दिया, कहाँ से निकलती, कहाँ से गिरती। हिमालय की पांचों सिंधु तंत्र की पांचों नदियां कंप्लीट हो गई। ठीक है, अगला हम पढ़ेंगे हिमालय अफवाह तंत्र में जो दूसरा तंत्र है, उसको हम लोग जानते हैं किस नाम से दोस्तों? गंगा नदी तंत्र। किस नाम से जानते हैं? गंगा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र। ठीक है, चलिए दोस्तों, जितना मैंने पढ़ाया, जितना समझाया, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि ये सब सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इस मैप को भी हम मिटाएंगे, क्योंकि सिंधु का सारा सब कुछ क्लियर हो गया होगा। अब भारत का थोड़ा सा और बड़ा मैप बनाएंगे, और गंगा का उद्गम स्थल कैसे हुआ उसको बनाएंगे, फिर उस हिसाब से मैप भी चेंज हो जाएगा। आप लोग पढ़ते रहिए, समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मेरे तरफ से आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। चलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, राम राम।